नमस्कार, मैं हूं अवधेश। आपका स्वागत है एबीपी गंगा के खास कार्यक्रम जीत जाएंगे हम में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश में कोरोना के अपडेट के साथ। प्रदेश में अब तक 3373 कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं और लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री ने टीम 11 के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें प्रदेश के 3 जिलों के लिए अलग से नोडल अधिकारियों की तैनाती की गई है। ये जिले हैं, सीएम ने कानपुर, मेरठ, आगरा की विशेष समीक्षा की। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने इन तीनों जिलों में सख्ती के साथ लॉकडाउन का पालन कराने का निर्देश दिया है। साथ ही लॉकडाउन की सख्ती और भी बढ़ाने के निर्देश हैं। पूरे प्रदेश की बात करें तो अब तक एक्टिव केसों की संख्या 1884 हो गई है। प्रदेश सरकार ने अभी तक 48,000 लोगों की जांच करवाई है। तो उत्तर प्रदेश का हेल्थ बुलेटिन, कुल संक्रमितों की संख्या जो है वो 3373 हो गई है। 1504 मरीज अब तक डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। 1053 लोग आइसोलेशन वार्ड में भर्ती हैं। कानपुर, मेरठ, आगरा के लिए विशेष टीम का गठन हुआ है और उत्तर प्रदेश में अभी कोरोना के 1884 एक्टिव मामले मौजूद हैं और लगातार जो टेस्टिंग का काम है वो चल रहा है। लगभग 48,000 लोगों का टेस्ट अब तक प्रदेश में हो चुका है। और बड़ी खबर मेरठ से है, जहां पर कोरोना के 14 नए मरीज मिले। कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा अब 244 पहुंच गया है। स्वास्थ्य विभाग में ये नए मामले सामने आने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। कोरोना संक्रमण से अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है। तो मेरठ में फिर से आंकड़ा बढ़ा है और 14 नए मरीज मेरठ में मिले हैं। कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 244 यहां पर पहुंच गया है। तो मेरठ की बात करें तो कोरोना संक्रमण से अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है और कुल आंकड़ा जो है वो 244 पहुंच गया है। बलराम हमारे साथ मेरठ से जुड़ गए हैं। बलराम, क्या अपडेट है अब कोरोना को लेकर? देखिए अवधेश, आज कुछ सैंपल्स भेजे गए थे जांच के लिए, जिसमें से 14 पॉजिटिव पेशेंट पाए गए हैं, जिसमें से एक की मौत हो गई थी उपचार के दौरान। लिहाजा जो मौत का आंकड़ा है वो 14 हो गया है। और अगर हम बात करें इस वक्त तो 244 तक आंकड़ा पहुंच गया है मेरठ में कोरोना पॉजिटिव का, जिसमें से 5 जो पॉजिटिव पेशेंट हैं वो कांटेक्ट के हैं, जो रविंद्रपुरी के हैं। वहीं 9 जो पेशेंट हैं वो भी कांटेक्ट के ही हैं, वो शाहपीर गेट के हैं। और जिसकी मौत हुई है अवधेश, वो बनवारी वाटिका का है, ट्रांसपोर्ट नगर का रहने वाला था, जिसकी उपचार के दौरान आज मौत हो गई है। तो कहीं ना कहीं एक तरफ जो पॉजिटिव पेशेंट है उनका भी आंकड़ा बढ़ रहा है और दूसरी तरफ जो मौत का आंकड़ा है वो भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो अवधेश, अगर हम जिले में बात करें तो अब 244 पॉजिटिव पेशेंट की संख्या हो गई है, वहीं मौत का आंकड़ा 14 हो गया है। और यही वजह है कि अब लगातार जो स्वास्थ्य महकमा है उसमें हड़कंप मचा हुआ है कि किस तरीके से इस आंकड़े को रोका जाए, ताकि जो पॉजिटिव पेशेंटों की संख्या है उन पर अंकुश लग सके। और यही वजह है कि यहाँ पर जो हॉट स्पॉट है उनकी संख्या बढ़ के 55 पहुंच गई है। यानी 11 हॉट स्पॉट चिन्हित किए गए थे जब बिल्कुल, यानी कि बलराम, समझा जा सकता है कि मेरठ में हालात लगातार बदतर होते चले जा रहे हैं तमाम कोशिशों के बाद भी। शुक्रिया आपका जानकारी और अपडेट्स के लिए। मजदूरों के पलायन ने रविवार को 2 राज्यों की पुलिस में भिड़ंत करा दी। राजस्थान पुलिस कुछ मजदूरों को जबरन यूपी में प्रवेश कराना चाहती थी। ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर कुछ लोग हाथों में लाठी डंडे लेकर राजस्थान की तरफ आए और बॉर्डर पर लगे बैरियर को हटाने लगे। इसके बाद वहां पर मौजूद जाजम पट्टी चौकी प्रभारी ने इसका विरोध किया, तो वहां पर दोनों तरफ से झगड़े की नौबत आ गई, जिसके बाद मौके पर राजस्थान के कुछ पुलिसकर्मी पहुंच गए और यूपी पुलिस से झगड़ा शुरू हो गया। झगड़े में चौकी प्रभारी पुष्पेंद्र सिंह सहित 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। हंगामे की जानकारी मिलने पर मथुरा के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। वहीं दूसरी तरफ भरतपुर के पुलिस अधिकारी हैदर अली भी बॉर्डर पर आ गए। तो आप तस्वीर देखिए और आप समझ सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन की हालत क्या है। 2 राज्यों की पुलिस ऐसे लड़ रहे हैं जैसे ये 2 राज्यों के नहीं बल्कि भारत पाकिस्तान के सिपाही हों। और ये तस्वीर ये बताने के लिए काफी है कि जब सीमा का विवाद आता है तो हालात किस तरीके से बेशर्मी से भरे हो जाते हैं। राजस्थान पुलिस कुछ लोगों को यूपी में दाखिल कराना चाहती है, यूपी पुलिस उसका विरोध करती है और उसके बाद हाथापाई इतनी बढ़ी कि चोटिल हो गए कुछ पुलिसकर्मी और दोनों राज्यों के जो बड़े पुलिसकर्मी हैं उनको
मौके पर पहुंचना पड़ा। तो ये स्थिति है और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोरोना से किस हालत में लड़ाई चल रही है कि दो राज्यों की पुलिस आपस में सिर फुटबल मचा रही है। अरे ये सीमा है, देखो ये रास्ता खोलो। कल 3-4 दिन से ये ऑपरेशन चल रहा है और यहाँ से श्रमिकों का आदान प्रदान जारी है। इसमें मथुरा पुलिस हमारा पूरा सहयोग कर रही है। रात को कुछ इशू आया था, कुछ बाहर के श्रमिक थे बिहार के, छत्तीसगढ़ के, जिनको के आदेश के मुताबिक नहीं जाने दिया। हमने भी अपने उच्च अधिकारियों से बात की थी और अब ये तय किया है कि ये लोग जो है वो ट्रेन से, बसों से जाएंगे, तो उनको हमने अपने यहाँ ठहरा दिया है। पिछले 7 और 8 तारीख को ये तय था कि जो राजस्थान से श्रमिक आएंगे उनको हम लोग उनके जनपदों को भेजेंगे। इस क्रम में 10,000 आने थे, 15,000 से अधिक श्रमिकों को हमने उत्तर प्रदेश की सीमा से उनके जनपदों को भेज दिया था और ये ऑपरेशन कल शाम को बंद हो गया था। आज सुबह कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई कि बॉर्डर पे आकर के उधर के पुलिस के अधिकारियों ने, हमारे पुलिस के जो अधिकारी साथी थे, आपस में कुछ विवाद था कि बॉर्डर को खोले, जबकि बॉर्डर सील रखा गया है आदेश से। तो उसको हम लोगों ने बैठ के तय कर लिया है। उद्योगनगर के जो इंस्पेक्टर थे उनका कुछ रुख जो है थोड़ा आक्रामक या उस तरीके था, उसमें भरतपुर एसएसपी साहब ने अकॉर्डिंग टू रूल्स कार्रवाई कर रहे हैं। कोई विवाद नहीं है। भरतपुर में तय हो गया है कि वहाँ से कोई भी लेबर या श्रमिक अब तब तक नहीं भेजेंगे जब तक चीज़ें सेटल नहीं होंगी। और एबीपी गंगा संवाददाता सौरभ हमारे साथ जुड़ गए हैं मथुरा से। सौरभ, अगर सब कुछ इतना व्यवस्थित ढंग से चल रहा था, पूरा कोऑर्डिनेशन था, तो फिर ये तस्वीर क्यों आई? क्या कुछ छिपाने की कोशिश हो रही है? बिल्कुल, ये पूरा मामला छुपाने की कोशिश हो रही है। जिस तरीके के डीएम कह रहे हैं कि सब कुछ सामान्य है, तो सवाल खड़ा होता है कि दोनों राज्यों की पुलिस में इतनी गर्मागर्मी क्यों हुई, हाथापाई क्यों हुई, पुलिसकर्मी क्यों घायल हुए, ये सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल आज सुबह जो राजस्थान में जो फंसे मजदूर हैं वो यूपी के बॉर्डर में आना चाह रहे थे और तभी उन्हें वहां पर यूपी पुलिस ने रोक लिया था। उनका कहना था कि पुलिस का पहले टेस्टिंग होगी, कि उसके बाद ही मेडिकल परीक्षण होगा, उसके बाद तुम्हें अंदर लिया जाएगा। लेकिन जो राजस्थान की पुलिस थी वो जबरन उन्हें अंदर धकेलना चाह रही थी। तब रोका तो राजस्थान पुलिस ने जो यूपी पुलिस पर हमला कर दिया, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिसकी सूचना आला अधिकारियों को मिली है। आईजी आगरा मौके पर पहुंचे, एसएसपी मथुरा, डीएम मौके पर पहुंचे, उन्होंने बातचीत की। जो भरतपुर के जो प्रशासन है वहां पर जो पुलिसकर्मी, उनसे बातचीत की तो मामला निकल के आया कि वो जबरन उनको, मजदूरों को यहाँ पर यूपी के बॉर्डर में प्रवेश कराना चाहते थे। शुक्रिया सौरभ, जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। तो तस्वीर आप देखिए, राजस्थान का भरतपुर और उत्तर प्रदेश की मथुरा पुलिस आपस में भिड़ गए थे। फतेहपुर में एक और कोरोना मरीज की पुष्टि हुई है। महाराष्ट्र से लौटा युवक कोरोना संक्रमित हुआ है। 7 मई को महाराष्ट्र से लौटकर यह युवक आया था। जांच के दौरान युवक में कोरोना की पुष्टि हुई है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, फतेहपुर में एक और कोरोना मरीज की पुष्टि हुई है। महाराष्ट्र से युवक लौटा था लेकिन कोरोना संक्रमित होकर लौटा। 7 मई को महाराष्ट्र से युवक आया था, जांच करवाई गई थी, जिसके बाद युवक में कोरोना की पुष्टि हुई है। और फतेहपुर और आसपास के जिलों में भी बड़ी संख्या से महाराष्ट्र के लोग पहुंच रहे हैं और उन्हें इस खबर से सबक लेना चाहिए कि अगर आप इस तरीके से पहुंच भी गए हैं तो आप जरूर अपनी जांच करवाइए, प्रशासन से आप संपर्क करिए, क्योंकि अगर आप संक्रमित होते हैं तो आप पूरे घर को संक्रमित कर देंगे। और फतेहपुर से ऐसी तस्वीर सामने आई जहां पर 7 मई को महाराष्ट्र से युवक लौटकर आया था, उसकी जांच करवाई गई और जांच के बाद वो कोरोना संक्रमित पाया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर फतेहपुर से है, जहां पर 7 मई को महाराष्ट्र से लौटकर एक युवक लौटा था। हालांकि प्रशासन को इस बात की जानकारी दी गई, जिसके बाद उसकी कोरोना जांच करवाई गई और कोरोना रिपोर्ट उसकी पॉजिटिव आई है। विदेशी जमातियों को प्रयागराज की मस्जिद में छिपाने के आरोपी प्रोफेसर पर कानूनी शिकंजा कस रहा है। पुलिस ने 2 मुकदमों में उनके खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी, जिसमें एक विदेशी जमाती को
छिपाने के मामला है तो दूसरा महामारी एक्ट का। अगर वो कोर्ट में दोषी पाए गए तो सजा के अलावा उनकी नौकरी भी खतरे में पड़ जाएगी। विश्वविद्यालय से प्रोफेसर की बर्खास्तगी भी हो सकती है। जी, सभी में मुकदमा फाइनल स्टेज में था। अब चार्जशीट लग गई है। 3 मुकदमे कायम थे और सारे उसको चार्जशीट के बाद वो सारे मामले कोर्ट में भेजे जा रहे हैं। जी, 30 लोग थे पूरे मिला करके। उसमें काफ़ी फॉरेनर थे। इंडोनेशिया के लोग थे 7 लोग, थाईलैंड के 9 लोग थे और बाकी हिंदुस्तान के अन्य प्रांतों के लोग थे, यूपी के लोग थे। तो जो शरणदाता थे, जिन्होंने उनको रोकने का कार्य किया था, जिन्होंने सूचना नहीं दी थी, उन सारे 30 लोगों के खिलाफ चार्जशीट 3 थानों में मुकदमे थे, तीनों में चार्जशीट जा रही है। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मोहम्मद शाहिद पर कानूनी शिकंजा लगातार कसता जा रहा है और उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। तो मामलों में चार्जशीट दाखिल होने के बाद जहां उनके जेल से बाहर आने की उम्मीदें धूमिल हो गई हैं, वहीं सजा याफ्ता होने की सूरत में उनकी नौकरी भी खतरे में पड़नी तय है। एक शिक्षक होने के बावजूद प्रोफेसर ने जो गलतियां की हैं उसका खामियाजा अब उन्हें भुगतना पड़ रहा है। यानी जैसी करनी वैसी भरनी। प्रोफेसर ने जो बोया है आने वाले दिनों में उन्हें वही काटना पड़ेगा। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। तो प्रयागराज में जमातियों को मस्जिद में छिपाने के मामले में अब प्रोफेसर शाहिद पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। चार्जशीट 2 मामलों में पुलिस ने दाखिल कर दी है और आगे उनकी मुसीबतें बढ़ सकती हैं, क्योंकि विश्वविद्यालय ने तो कार्रवाई कर ही दी है, लेकिन आगे उन्हें बर्खास्तगी का मामला जो सामना है वो करना पड़ सकता है, क्योंकि महामारी एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ है और इसमें सख्त कार्रवाई हो सकती है आगे। कांग्रेस सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे तिलकराज बेहड़ पर केस दर्ज होने से देवभूमि की सियासत गर्मा गई। एक तरफ बेहड़ पर मुकदमा दर्ज होने से नाराज कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने शनिवार को सांकेतिक धरना दिया, तो दूसरी तरफ बीजेपी बेहड़ पर दर्ज मुकदमे को सही ठहरा रही है। शनिवार को खुद बेहड़ ने पुलिस कार्यालय के बाहर धरना दिया। उनका कहना है कि पुलिस ने राजनीतिक दबाव में आकर उनके खिलाफ लॉकडाउन उल्लंघन का मुकदमा दर्ज किया है, जबकि घटना की रात वो अपने गाँव में घायलों का हालचाल जानने और ग्रामीणों को शांत कराने के लिए गए थे। खेल है, पैसे लेकर चौकी इंचार्ज ये सारे खेल खिला रहा है। चौकी इंचार्ज ने एफआईआर लिखाई, झूठी एफआईआर है, मुकदमा झूठा है लॉकडाउन का। प्रूफ करे चौकी इंचार्ज, एसएसपी प्रूफ करें कि मैंने सभा की, मैंने लॉकडाउन का उल्लंघन किया, मास्क नहीं लगाया, ये प्रूफ करे ना। खाली कहने से क्या होता है, झूठा मुकदमा लिखा दिया। तारीख कोई है, घटना किस दिन की है, दिखा किस दिन की रहे हैं। तो ये इनकी बौखलाहट है और ये लड़ाई। और अभी तक मुलजिम नहीं पकड़ा गया एक भी। जब तक मुलजिम नहीं पकड़े जाएंगे, मेरा मुकदमा निरस्त नहीं होगा, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। ये लड़ाई यहाँ से शुरू हुई है, गवर्नर हाउस और मुख्यमंत्री तक जाएगी। और पूर्व मंत्री तिलकराज बेहड़ पर लगाए गए मुकदमे को लेकर नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने नाराजगी जाहिर की है। तो सब जगह टूट रहा। लॉकडाउन टूटने पर उतने बड़े वरिष्ठ नेता के विरुद्ध मुकदमा लगाना जरूरी थोड़ी था। तो इस पर मैंने नाराजगी जाहिर की काफ़ी। डीएम, एसएसपी, उनके फ़ोन भी आए थे, क्योंकि पहले मैं वहाँ जाना चाह रही थी, वो नहीं चाहते थे, वो सब आप आएंगे, भीड़ लगेगी यहाँ। तो फिर मैं वहाँ ना जाकर यहीं मैंने एक प्रोटेस्ट, सभी ने, उत्तराखंड में जो कांग्रेस के नेता थे सब ने एक प्रोटेस्ट किया। और कल मेरी डीएम से भी बात हुई थी, पुलिस से भी बात हुई थी कि, और सरकार को भी मैसेज दिया मैंने कि इस तरह वरिष्ठ लोगों के ऊपर इस तरह का मुकदमा दायर करना उचित बात थोड़ी है। ये मेरी नाराज़गी थी, वो नाराज़गी अब भी है और रहेगी भी। रुद्रपुर कोतवाली में पूर्व मंत्री तिलकराज बेहड़ के खिलाफ लॉकडाउन उल्लंघन मामले में दर्ज मुकदमे के बाद प्रदेश की राजनीति गर्मा गई। बीजेपी विधायक राजेश शुक्ला ने प्रशासन की कार्रवाई को सही बताते हुए कांग्रेस नेताओं की तुलना तबलीगी जमातियों से की। उन्होंने कहा कि जो भी शख्स लॉकडाउन का उल्लंघन करेगा, पुलिस प्रशासन की तरफ से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मेरे उत्तराधिकारी के रूप में या मुझसे करा के ले ले, मुझे ऐतराज नहीं हो, क्योंकि आप सब काबिल लोग हो। पंजाब के मोगा से मजदूरों को लेकर आ रही पिकअप मुरादाबाद में सड़क हादसे का शिकार हो गई। दरअसल छजलैट इलाके में पिकअप में ट्रक ने टक्कर मार दी और इसकी वजह से पिकअप में सवार 29 प्रवासी मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें से करीब आधा दर्जन मजदूरों की हालत बेहद गंभीर है। सभी को हायर सेंटर रेफर कर दिया है।
तो मुरादाबाद में छजलाइट इलाके में एक ट्रक ने पिकअप को टक्कर मार दी। 29 मजदूर इसमें सवार थे जो घायल हो गए हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि लगभग 1 दर्जन जो मजदूर हैं उनकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है और उन्हें हायर सेंटर उनकी हालत को देखते हुए रेफर किया गया है। बाराबंकी में एक भांजे ने मामा को मौत के घाट उतार दिया। साथ ही हत्या के बाद शव को रेलवे लाइन पर फेंककर आरोपी भांजा फरार हो गया। पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने आरोपी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी अपने नाना नानी के घर बचपन से रहता था और मामा के हिस्से की जायदाद अपने नाम करवाने के लिए उसने अपने मामा को मौत के घाट उतार दिया। गोरखपुर में बेटी से छेड़खानी का विरोध करना महंगा पड़ गया। दबंगों ने शनिवार शाम पीड़िता के घर पर धावा बोल दिया और इस दौरान नाबालिग लड़की की ब्यूटिशियन मां को पीट कर मार डाला। महिला की मौत से गुस्साए लोगों ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। बताया जा रहा है कि दबंग महिला की बेटी से आते जाते छेड़खानी करते थे और बेटी ने इस बात की शिकायत अपनी मां से की। शनिवार को दोनों पक्षों में काफी कहासुनी हुई, जिसके बाद आरोपियों ने महिला के घर पहुंचकर उससे मारपीट की। घायल महिला को लोग अस्पताल लेकर भागे, लेकिन रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। आरोपी के पिता और ताऊ पुलिस में सिपाही बताए जा रहे हैं। पुलिस ने 6 में से 1 आरोपी और उसकी मां को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी की तलाश चल रही है। और इस वक्त बड़ी खबर भदोही से है, जहां पर सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। तो सड़क हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हुई, 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। इन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जानकारी ये मिल रही है कि तेज रफ्तार बोलेरो गाड़ी ने जो कंटेनर था उसमें टक्कर मार दी और बोलेरो सवार काम करने वाले हरियाणा से बिहार जा रहे थे। गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र के NH 2 पर अमवा के पास यह हादसा हुआ है। भदोही से रोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, ये किस तरीके से हादसा हुआ है और क्या अब पूरी तरीके से ये शिनाख्त हो गई है कि लोग कहां के रहने वाले थे? जी बता दूं, ये गोपीगंज के कोतवाली क्षेत्र के अमवा में ये हादसा हुआ है, जहाँ पे ब्रिज बन रहा है, जिसको लेके जो नीचे जो चौड़ी चौड़ी रोडें हैं वहाँ पे जो गाड़ियाँ जाती है बड़ी तेज रफ्तार से जाती हैं और वहीं पे एक कंटेनर खड़ी थी जिसको पीछे से जो है बोलेरो ने टक्कर मार दी, जिसमें मौके पर 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल है, जिन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया है। मामले की जांच की जा रही है। उसमें प्राथमिक ये पता लगा है कि ये लोग काम कर वहाँ पे हरियाणा में काम करते थे, जहाँ से वापस लौटकर बिहार जा रहे थे। शुक्रिया रोहित जानकारी देने के लिए। और हरदोई में भी तेज रफ्तार पिकअप ने लोगों को रौंद दिया। यहां पर भी एक सड़क हादसा सामने आया है और तेज रफ्तार का कहर टूटा। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। दोनों घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। ये मामला बिलग्राम कोतवाली क्षेत्र के जफरपुर का है। तो तेज रफ्तार पिकअप ने रौंद दिया। तेज रफ्तार पिकअप ने ये जा रही थी पिकअप, कंट्रोल नहीं कर पाया ड्राइवर। हालांकि जो घायल हैं अब उनको अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। वहीं पीलीभीत में छेड़खानी के विरोध में बवाल हो गया। विरोध करने पर दबंगों ने परिजनों को पीटा है। पीड़ित परिवार ने पलायन की बात कही है और सोशल मीडिया पर हंगामे का ये वीडियो वायरल हो रहा है। ईदगाह काशीराम कॉलोनी का ये पूरा मामला है। तो देखिए, पीलीभीत की तस्वीर हमको आपको दिखा रहे हैं कि जहां पर छेड़खानी का विरोध करना बवाल का सबब बन गया और विरोध करने पर दबंगों ने परिजनों की जमकर पिटाई की। अब पीड़ित परिवार ने कहा है कि ये हालात हैं तो हम यहां से पलायन करने को मजबूर हैं। सोशल मीडिया पर हंगामे का वीडियो वायरल हो रहा है। ईदगाह काशीराम कॉलोनी का ये मामला है। तो ये तस्वीर कानून व्यवस्था के लिए चुनौती है कि छेड़खानी का विरोध अगर किया जाए तो यहाँ पर दबंग मारपीट करते हैं, जीना हराम कर देते हैं
और जीना हराम इसलिए क्योंकि अब पीड़ित परिवार कह रहा है कि इस हालात में हमको यह इलाका छोड़कर जाना पड़ेगा। और आगे बढ़ते हैं। आपने शराब की दुकानों पर भीड़ देखी होगी, लेकिन अब गुटखे की होड़ में सारे नियम टूट रहे हैं। खबर कानपुर से है, जहां पर घाटमपुर में एक गुटखा एजेंसी पर माल आया तो वहां पर भीड़ इकट्ठा हो गई। लोग इतने बेकाबू हो गए कि कोरोना काल में लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग को भूल बैठे। मौके पर जब पुलिस पहुंची तब लोगों पर किसी तरीके से काबू पाया गया। तो देखिए, एक गुटखा की एजेंसी थी, वहां पर जैसे ही पता चला लोगों को कि सामान आ गया है तो वहां पर भीड़ लगाकर लोग झोले लेकर पहुंच गए। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची तब जाकर हालात को काबू में किया जा सका। कोई भी कोरोना पॉजिटिव जब ठीक होकर आता है तो खुशी लाजमी है, लेकिन अगर फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर कोरोना की जंग जीत कर आए तो खुशी दोगुनी हो जाती है। गाजियाबाद में अग्निशमन विभाग कोरोना वॉरियर्स के रूप में लगातार सभी संक्रमित इलाकों में सैनिटाइजेशन का कार्य कर रहा है। इस दौरान फायर ब्रिगेड गाजियाबाद के 2 कोरोना योद्धा संक्रमित हो गए थे, जो अब इलाज के बाद एक बार फिर से तैयार हैं, लेकिन ड्यूटी पर लौटने से पहले उन्हें क्वारंटीन किया गया है। जब विभाग के 2 योद्धा ठीक होकर वापस लौटे तो अग्नि विभाग के सभी अधिकारी और कर्मचारियों और स्वास्थ्य विभाग से जुड़े लोगों ने जाबाज कोरोना योद्धा के ऊपर पुष्प वर्षा करते हुए उनका स्वागत किया। हमारे सभी कर्मचारी 1 अप्रैल से लगातार जो है शासन के निर्देश पर सैनिटाइजेशन का कार्य कर रहे हैं। यह कार्य लगातार जितने भी हॉस्पिटल हैं और हॉट स्पॉट हैं, उसके साथ साथ जो है सार्वजनिक स्थान, सब्जी मंडी, अनाज मंडी, इसके अलावा जितने भी क्वारंटाइन सेंटर हैं, सब में लगातार किया जा रहा है। इसी कार्य करने के दौरान हमारे 2 कर्मचारी जो है कालू राम और प्रवीण कुमार जो है ये कोरोना टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए थे और हमारे कर्मचारियों का मनोबल इतना उच्च कोटि का था कि 5 दिवस के अंदर ही उनका टेस्ट जो है 2 बार लगातार निगेटिव पाया गया। जहां समाज में हर कोई कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहा है, तो वहीं मासूम बच्चे भी जागरूकता फैलाकर अपना योगदान कर रहे हैं। इस कोरोना जैसी बीमारी से बचने का कोई तो इलाज होगा। इस कोरोना जैसी बीमारी से बचने का एक ही इलाज है, लॉकडाउन का पालन करो, घर में रहो, सेफ रहो, स्टे होम, स्टे सेफ। तो सोशल मीडिया पर दिल्ली के मधुबन में रहने वाले जयांश का ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है और पसंद किया जा रहा है। इस वीडियो के जरिए मासूम जयांश ने कोरोना काल में वापस लौटी प्रकृति की खूबसूरती को न केवल बताया, बल्कि सभी से एकजुट होकर लॉकडाउन का पालन करने की अपील की है। अगर कोरोना से बचना है तो घर का आनंद लो, सुबह चिड़ियों की चहक सुनो और शाम को तारों की लड़ियां देखो। देखो कि आसमान कितना नीला हो गया है और हमारी नदियां कितनी स्वच्छ हो गई हैं। पर फिर भी हम सबको हमारी पुरानी जिंदगियां चाहिए, उसके लिए आपका साथ चाहिए। जब पूरा वतन साथ चलेगा तो कोरोना डर कर भागेगा। जय हिंद, धन्यवाद। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। खबर आपकी, जुबान आपकी।